आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस स्पेशल वीडियो सीरीज भारत की लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के संदर्भ में, जिसमें जिसके अंतर्गत हम भारत की लोक नीति के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसको क्रमशः हम बात करते हुए आ रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा थर्ड यूनिट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट का ही एक एक्सटर्न अगला हिस्सा है, उसका भाग है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिसी और इंटरेस्ट ग्रुप के संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से पिछले वीडियो में बात किया है। और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक आंदोलन की भूमिका, उसकी प्रासंगिकता किस तरीके से राजनीतिक अर्थशास्त्र में उभर के आ रही है उस पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक वो हमारा सामाजिक आंदोलन, सॉरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला वीडियो है नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंसेप्ट को काफ़ी विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश किया है। और उसमें हित समूह और जो इंटरेस्ट ग्रुप है उसकी क्या भूमिका उभर के आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इसके सभी एस्पेक्ट को समझने की कोशिश किया है। आज के इस हम वीडियो में सामाजिक आंदोलन की भूमिका, उसकी प्रासंगिकता और लोक नीति में इसकी क्या भूमिका उभर के आती है उस पर बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बात करें विषय के ऊपर, इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप विषय को और अच्छे से समझ पाएं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में। इस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो इसको दो संदर्भों में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह टॉपिक, एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में जब लोक नीति का निर्माण किया जाता है या लोक नीति की भूमिका उभर के आती है, तो उसमें दबाव, हित समूह और सामाजिक आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या जुड़ाव है, क्या संदर्भ है। और नहीं तो सीधे सीधे हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप या सामाजिक आंदोलनों पर ही सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस तीनों संदर्भों में आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको इससे आप जुड़ जाइएगा, ताकि हमारा जो भी पीडीएफ है वीडियो लेक्चर से जुड़ा हुआ, हम इस पर शेयर करते रहते हैं और इसके माध्यम से आप और अच्छे से विषय को समझ पाइएगा। आइए हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के रूप में। देखिए, सामाजिक आंदोलन की प्रासंगिकता, सोशल मूवमेंट की प्रासंगिकता काफी ऐतिहासिक दौर से उभरती हुई आ रही है। जैसे जैसे हमारा समाज का विकास होता हुआ आ रहा है, उसी तरीके से सामाजिक आंदोलन की भी भूमिका उभरती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ एक आज का ही विषय है और आज ही प्रासंगिक है, नहीं। सामाजिक आंदोलन काफी पिछले सालों से, काफी लंबे सालों से, जैसे जैसे हमारा सभ्यता समाज का विकास होता आ रहा है, वैसे वैसे सामाजिक आंदोलन की भी भूमिका में बदलाव होता हुआ आ रहा है। चाहे वह औद्योगिक क्रांति हो, गौरवपूर्ण क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, या भारत के जो सामाजिक आंदोलन है, ये सारे इसके हिस्से के संदर्भ में उभर के आते हैं। और सामाजिक आंदोलन की जो भूमिका होती है, एक संरचनात्मक बदलाव के ऊपर जोर देती है। कोई भी अगर व्यवस्था चली हुई आ रही है, उसमें कुछ कुरीतियां रह गई है, कुछ कमियां रह गई है, को वो व्यवस्था सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसमें संरचनात्मक बदलाव करने में सामाजिक आंदोलन की काफी भूमिका उभर के आती है, जिसके माध्यम से लोग किसी एक मुद्दे को लेके संगठित होते हैं और अथॉरिटी के समक्ष, सरकार के समक्ष, राज्य के समक्ष इसके बदलाव को लेकर आंदोलन करते हैं और इसकी प्रासंगिकता उभर के आती है। जब से डेमोक्रेसी की प्रासंगिकता उभर के आई है, सामाजिक आंदोलन और भी व्यापक तरीके से उभर के आया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में लोगों को यह मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ कर दिया गया है, तो इसके संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों की भी भूमिका काफी प्रासंगिक तरीके से उभर के आ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक आप प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक समाज के पहलुओं पर आप इन सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को
देख सकते हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, महिलाओं के सुधार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, प्रत्येक मुद्दे पर सामाजिक आंदोलनों की काफी प्रासंगिकता उभर के आती है। सामाजिक आंदोलन का जो प्रमुख संदर्भ होता है वह आर्थिक विकास के साथ साथ चेंज के ऊपर उभर कर आता है, जिसके माध्यम से परिवर्तन लाया जा सके। सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक मुद्दों को प्रकाश में लाने पर जोर दिया जाता है, जिसमें से अगर हम भारत में अभी तक हुए सामाजिक आंदोलनों को की पृष्ठभूमि को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि जनजाति से जुड़े हुए मुद्दे, दलित अस्पृश्य वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, शहरी गरीब से जुड़े हुए मुद्दे, ग्रामीण भूमिहीन, पर्यावरण, सामाजिक कुरीतियां, महिलाओं की समस्याओं से जोड़कर सामाजिक आंदोलन की काफी प्रासंगिकता उभर के आई है और इन मुद्दों पर काफी सामाजिक आंदोलन भी उभर के आए हैं। तो इस तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होता है वह किसी खास मुद्दे को लेकर संगठित होता है और समाज में इसको बदलाव लाने के ऊपर प्रयास करता है, जोर देता है, आंदोलन करता है। इसी तरीके से सामाजिक आंदोलन का जो दायरा है वह लोकतांत्रिक दायरे में नागरिक मुद्दों के आधार पर लोगों को संगठित करके और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। सामाजिक आंदोलन बेसिकली एक अपॉलिटिकल परिघटना है, एक गैर राजनीतिक परिघटना है, जिसके माध्यम से लोग एक खास मुद्दे को लेके, किसी भी मुद्दे को लेकर संगठित होते हैं और सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर अपनी बातों को रखने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से। हालांकि सामाजिक आंदोलन का जो उदय है, इतिहास है, विकास है, काफी पुराना है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में कि किस तरीके से सामाजिक आंदोलन ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में व्यापक बदलाव लाने के लिए उभर के आए और वर्तमान समय में भी सामाजिक आंदोलन उभर के आते रहते हैं। जैसे आपने मिस्र में देखा, ट्यूनीशिया में देखा, ये अलग अलग देशों में देखा, पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन उभर के आते रहते हैं। भारत में भी सामाजिक आंदोलन की भूमिका उसी संदर्भ में उभर के आती है, जिसका जो मूल जड़ होता है कि जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं, जनता की आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए उभर के आती है। जब जनता किसी खास बात को लेके, खास मुद्दे को लेके, किसी एक विषय को लेके असंतुष्ट होती है, चाहे वो सरकार से हो, राज्य से हो या समाज के किसी भी हिस्से से हो, तो उसको लेके सामाजिक आंदोलन उभर के आता है या सामाजिक आंदोलन का उदय होता है। इसमें जो जब जनता को या आम जनता को या किसी खास टारगेट ग्रुप को यह लगता है कि वह सामाजिक रूप से वंचित होते जा रहे हैं या उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में सामाजिक आंदोलन की भूमिका उभर के आती है। जैसे अगर हम महिला को लें कि महिला को जब लगता है कि सामाजिक रूप से उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको राज्य के द्वारा संरक्षण नहीं मिल पा रहा है या सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बना पा रही है जिसको वह उसके माध्यम से वह सुरक्षित महसूस करे, तो इसको लेके वह सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर के आता है। तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध संतुष्टि और असहमति को अभिव्यक्त करने के लिए एक सकारात्मक विकल्प के रूप में उभर के आता है। जो सामाजिक आंदोलन होता है उसको आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा, यह एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में इसकी भूमिका उभर के आती है, जिसके माध्यम से जो आम जनता है, नागरिक है या कोई वर्ग है, वह अपनी असंतुष्टियों को, अपनी असहमतियों को पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए संगठित होकर सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। जब आप इसको लिखिएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में, तो इसमें सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के ऊपर भी प्रकाश जरूर डालिएगा कि सामाजिक आंदोलन किस तरीके से नीतियों, मूल्यों, व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के ऊपर जोर देता है। अगर कोई नीति है, कोई व्यवस्था चली हुई आ रही है जो सही से अपनी
भूमिका को नहीं निभा पा रही है, तो उसमें बदलाव लाने पर सामाजिक आंदोलन की काफी भूमिका उभर के आती है। सामाजिक आंदोलन एक संगठनात्मक अवधारणा को विकसित करते हुए जहां पर आगामी परिवर्तन के से संबंधित विचार विमर्श किया जा सके। सामाजिक आंदोलन जो होता है, जो कोई आंदोलन उभर के आता है, वह बेसिकली एक संगठन का भी रूप धारण कर लेता है, जिस जहां पर लोग जो समूह होते हैं वह विचार विमर्श करके आगे की रणनीतियों को संचालित करते हैं। जो सामाजिक आंदोलन की विशेषता है कि यह एक कलेक्टिव प्रयास है, सामूहिक प्रयास के रूप में इसकी भूमिका उभर के आती है। इसमें आम जनता स्वैच्छिक रूप से भागीदारी हो उभर के आती है। इसमें जनता को फोर्सफुली नहीं किया जाता है। जनता को लगता है कि अगर कोई मुद्दा है जो उनके हितों से जुड़ा हुआ है, उनकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें बदलाव लाने की जरूरत है, तो वो शैक्षिक रूप से उभर के आते हैं। जैसे निर्भया कांड में देखा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से एक देशव्यापी आंदोलन उभर के आया। इसमें कोई व्यक्ति को फोर्सफुली या शामिल होने के लिए नहीं इसमें कहा गया था, लेकिन लोगों को लगा कि सुरक्षा एक महिलाओं की बहुत अभिन्न हिस्सा है और इस पर सरकार को नीति बनानी चाहिए, सरकार को इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। तो यह एक आंदोलन के रूप में उभर के आया। और ये जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो, चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे गंगा सफाई से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, या बाल सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, चाइल्ड लेबर को समाप्त करने से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, या डोमेस्टिक वायलेशन को खत्म करने से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, ये सारे मुद्दे जनता को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं और इसी के आधार पर कोई भी सामाजिक आंदोलन उभर के आता है। सामाजिक आंदोलन की एक विशेषता यह भी उभर के आती है कि यह मूल्यों, जो पुराने मूल्य चले हुए आ रहे हैं, जो रूढ़िवादी मूल्य चले हुए आ रहे हैं, जो कंजर्वेटिव मूल्य चले हुए आ रहे हैं, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे आंदोलन उभर के आते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह भी एक मूवमेंट के रूप में उभर के आया है, जिसके ऊपर सरकार ने नीतियां बनाई। लेकिन यह इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक पुराना धारणा है महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके, कि उनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उनको परिवार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, चार दीवारी के भीतर ही रहने दिया जाएगा, तो इस तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी काफी आंदोलन हुए, जिसके आधार पर सरकार ने नीतियां बनाई। तो इस तरीके से जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो पुराने मूल्यों में परिवर्तन लाने के ऊपर भी जोर देते हैं। और जो सामाजिक आंदोलन होता है वह एक तरीके से गैर सरकारी संगठनों के रूप में भी इसकी भूमिका उभर के आती है, जिसके माध्यम से यह मुद्दों को संगठित करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है और एक रणनीति तहत यह आंदोलन को संचालित करने की कोशिश करता है। इसके चौथे पॉइंट में आप सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति एवं स्वरूप को समझ पा सकते हैं। जो सामाजिक आंदोलन का स्वरूप होता है वह किसी भी मुद्दे पर उभर के आ सकता है, चाहे वह जाति पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, वर्ग पर आधारित हो, किसी भाषा के ऊपर आधारित हो, या पर्यावरण के मुद्दे पर आधारित हो, जिनमें इसके मांग और इसके हितों को पूरा करने के लिए उभर के आया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही विषय के ऊपर उभर के आ सकता है, उसमें कई सारे विषय हैं जिसके माध्यम से सामाजिक आंदोलन उभर कर आ सकता है और आता है, और इसी संबंध में इसकी प्रासंगिकता उभर के आती है। अलग अलग मुद्दों और मांगों के आधार पर सामाजिक आंदोलनों को मुख्यतः इन कुछ ये पॉइंट है जिसमें बांटा जा सकता है। जैसे सुधारवादी आंदोलन, अगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं, चाहे वो महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, शिक्षा को लेके, इसमें अगर सुधार लाने के लिए जो आंदोलन आते हैं उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके मांग और डिमांड अलग होते हैं। जैसे लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन, जैसे जनता के अधिकारों को लेकर, जनता की जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको लेके आंदोलन उभर के आते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, कुछ रेडिकल आंदोलन उभर के आते हैं, कुछ प्रतिरोध के आंदोलन उभर के आते हैं। जैसे कोई सरकार कोई ऐसी नीति बना दी जो जनता को स्वीकार ही नहीं है, जैसे चिपको आंदोलन है, यह एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन है, ताकि सरकार ने एक टेंडर पास कर दिया था जंगलों की कटाई को लेके, लेकिन जब वहां पर रहने वाले लोगों को यह लगा कि इससे हमारा जनजीवन जुड़ा है, तो ये एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन के रूप में उभर के आया। वैसे ही आप नर्मदा बचाओ आंदोलन देख रहे हैं। जब नर्मदा नदी पर सरकार ने डैम बनाने की योजना बनाई, तो वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वह अपने
जीवन को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक आंदोलन के रूप में उभर कर आए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर ने इसकी नेतृत्व किया था इस आंदोलन में। वैसे ही प्रतिक्रियावादी आंदोलन है जो एक प्रतिक्रियात्मक रूप से उभर के आता है। तो इस तरीके से आप सामाजिक आंदोलनों की स्वरूप और प्रकृति को समझ पाएंगे। सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में हमारा जो यह सिलेबस है उसके संदर्भ में यह यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें लोक नीति के निर्माण में और इसके क्रियान्वयन में, आप इसको एक संदर्भ में शब्द में कह सकते हैं कि लोक नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है, चाहे वह निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक, उसमें सामाजिक आंदोलनों की काफी भूमिका होती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं नीति निर्माण में, इसके दो दो पक्ष उभर के आते हैं। अगर सरकार कोई नीति बना दी और जनता को यह स्वीकार नहीं है, उसमें भी सामाजिक आंदोलन की भूमिका उभर के आती है, ताकि उस नीति को समाप्त किया जा सके। या कोई ऐसी नीति का डिमांड है जिसकी काफी आवश्यकता है समाज में, उसके लिए भी आप आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन की भूमिका को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल को समझ पाएंगे जिसके माध्यम से हम लोक नीति के निर्माण में किस तरीके से सामाजिक आंदोलनों की भूमिका उभर के आती है उसका को रिलेट कर पाएंगे उसको अपने टॉपिक के साथ। पहला, लोकपाल आंदोलन, जो अन्ना हजारे आंदोलन था, काफी रिसेंट में ही उभर के आया, सभी को अभी यादाश्त में ही होगा। यह क्या था कि जो अन्ना आंदोलन था वह करप्शन को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन उभर के आया अन्ना हजारे के नेतृत्व में। और इसमें जो मुख्य मांग यह थी कि सरकार एक लोकपाल बनाए, एक मजबूत लोकपाल बनाए जो करप्शन के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो किस तरीके से एक मुद्दे को लेके सामाजिक आंदोलन उभर के आया, जिसमें आप अन्ना हजारे के आंदोलन, लोकपाल आंदोलन को रख सकते हैं। और दूसरा देखिए कि सरकार ने एक नीति बनाई, कृषि बिल, अभी हाल ही में सरकार ने उसको रोल बैक लिया, वापस लिया। तो किस तरीके से पूरे किसानों में आक्रोश उभर के आया, किसान सड़क पर आ गए, 1 साल तक आंदोलन चलता रहा, अंत में सरकार को इस पर झुकना पड़ा और इस अपनी नीति को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से आप सामाजिक आंदोलन के द्विपक्षीय संदर्भों को देख सकते हैं कि अगर किसी नीति को लाना है समाज में, उसके लिए भी सामाजिक आंदोलन उभर के आते हैं। अगर कोई ऐसी नीति आ गई है जिससे समाज संतुष्ट नहीं है या कोई खास वर्ग संतुष्ट नहीं है या तबका संतुष्ट नहीं है, तो उसको वापस करने के लिए भी व्यापक आंदोलन किए जाते हैं। जैसे सीए एनआरसी का जो बिल आया था, लॉ बना था, इसके लिए भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरे देश भर में ये इस नीति के विरोध में आंदोलन उभर के आया। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं तो वहां पर जो आस्था लगा है उसको समाप्त करने के लिए भी जन आंदोलन होते रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरे सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति को समझ पाएंगे, जो लोक नीति के निर्माण में इनकी दोनों भूमिका उभर के आती है। इसी प्रकार लोक नीति के निर्माण में जो सामाजिक आंदोलन है वह उसके कार्यसूची के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई नीति आ रही है तो उसके डिमांड तक ही उस सामाजिक आंदोलन की भूमिका सीमित है या उसको समाप्त करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन उभर के आते हैं। नहीं, अगर कोई नीति बनाई भी जा रही है तो उसमें भी सामाजिक आंदोलन की भूमिका उभर के आती है कि उसके रूपरेखा को तैयार किया जाए, जनता की क्या डिमांड है उस सूचना को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए। सरकार भी इनसे राय मशवरा लेती है कि हम पॉलिसी को कितना इफेक्टिव बना सकें। जैसे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन पर अगर कोई सरकार नीति बना रही है तो जितने भी बेटी बचाओ से जुड़े हुए सामाजिक आंदोलन हुए हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं तो सरकार उनसे सुझाव लेती है। इसके संदर्भ में आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए सरकार लॉ बना रही थी, मतलब हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून बनाई। तो इसमें एक आंदोलन चल रहा था, सफाई कर्मचारी आंदोलन, बिरजुआजा विल्सन के नेतृत्व में। उन्होंने इस लॉ में काफी प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे गंगा सफाई से संबंधित अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो गंगा बचाओ या गंगा सफाई से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं या सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर के आते हैं तो उनकी भूमिका यहाँ पर उभर के आती है। इसी तरीके से
अगर कोई पॉलिसी या नीति का ड्राफ्ट किया जा रहा है तो उसमें सामाजिक आंदोलनों की भूमिका उभर के आती है। और जब उस नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, उसमें भी सामाजिक आंदोलनों की भूमिका उभर के आती है। सिर्फ बनाने और क्रियान्वयन तक ही नहीं, उस नीति के निगरानी में भी सामाजिक आंदोलनों की भूमिका उभर के आती है। जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या और भी जो नीतियां बनाई जा रही है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं, सही से लागू हो पा रही है कि नहीं, आम जनता तक, टारगेट ग्रुप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। तो उसमें एक निगरानी के रूप में, एक मॉनिटरिंग के रूप में सामाजिक आंदोलनों की भी भूमिका उभर कर आती है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं या सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए जो संगठन है, वह सरकार और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं, जो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर जनता को कोई किसी मुद्दे पर नीति का निर्माण करना है तो उस मुद्दे को सरकार तक लाते हैं, और सरकार अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो उस पॉलिसी को भी जनता तक लाने में इन सामाजिक आंदोलनों की प्रमुख भूमिका होती है। सामाजिक आंदोलनों की एक काफी प्रमुख प्रासंगिकता उभर के आती है। जो समाज का जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, जो गरीब तबका है, जिसका कोई वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है, उनके आवाजों को राज्य तक, सरकार तक, नीतियों तक पहुंचाने में सामाजिक आंदोलनों की काफी प्रासंगिकता उभर के आती है। इसी संदर्भ में आप पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के दायरे में जब भी कोई लोक नीति का निर्माण किया जाता है तो सामाजिक आंदोलनों की किस तरीके से प्रासंगिकता उभर के आ रही है। सामाजिक आंदोलन एक तरीके से पुल का काम करते हैं, जो जनता और सरकार के बीच को जोड़ सके और नीतियों के निर्माण में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपनी भूमिका निभा सके। इस दायरे के अंतर्गत आप इस टॉपिक को मूल्यांकन करके और इसका कंक्लूजन करके लिखिएगा, और इसके माध्यम से आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। थैंक यू, आप लोगों ने इस यूनिट को गंभीरता से सुना। चैनल को एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाएं और वे भी विषय को समझ पाएं। हमारा 3rd यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। अगले मिलते हैं हम अगले यूनिट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।